press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। कल हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस की बात की थी। कृष्णिका विकिरण अपनी यूनिट थी 5 नंबर बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ते हैं विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। किसी भी पृष्ठ पर जब विकिरण आपतित होती हैं तो उस पर वो किस प्रकार का दाब डालती हैं, कितने टाइप से वो दाब डालती हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम कृष्णिका विकिरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ नियमों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें विकिरणों की प्रकृति है वो विद्युत चुंबकीय होती है। विद्युत चुंबकीय आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी का एक टाइप है। उसमें विकिरण जो है फर्स्ट ईयर में आप इसको विस्तार से पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों को। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करती हैं तो अपने साथ ऊर्जा और संवेग दोनों का संचरण करती हैं। अपने साथ ऊर्जा और संवेग दोनों का संचरण करती हैं। जब ये तरंगें किसी पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो तरंगों के अवशोषण और परावर्तन के फलस्वरूप संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के कारण पृष्ठ पर लगता है एक दाब। उस दाब को क्या कहा जाता है, उस दाब को विकिरण दाब कहा जाता है। अब ये विकिरण दाब का मान है वो 3 परिस्थितियों में हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या है कि पृष्ठ पर लंबवत आपतित विकिरण द्वारा लगा दाब, यानी कि जब विकिरण पृष्ठ पर बिल्कुल 90 डिग्री पे आपतित हो रही हैं तो किस प्रकार से दाब लगाती हैं। जब किसी एंगल पर यानी तिर्यक आपतित विकिरण द्वारा लगाया गया दाब, तिर्यक आपतित यानी किसी थीटा एंगल पे अगर इस पे आ रही है पृष्ठ पर तो किस प्रकार से दाब डालती हैं। और विसरित का मतलब है चारों दिशाओं से, प्रत्येक दिशा से विकिरण उस पे आके गिरती हैं किसी पृष्ठ पर तो किस प्रकार से वो दाब डालती है। अब हम प्रत्येक के बारे में चर्चा करेंगे, प्रत्येक का डेरिवेशन करेंगे और ये बताएंगे कि ऊर्जा घनत्व के साथ ही दाब है वो किस प्रकार से संबंध रखता है। तो अपना पहला आता है पृष्ठ पर लंबवत आपतित विकिरण द्वारा दाब। इसके लिए हमने एक डायग्राम हमारे पास है जिसमें पृष्ठ दिखाया गया यहाँ पर, और इस पर ये विकिरण जो हैं वो आ रही हैं। ए बी पृष्ठ मान सकते हैं आप, और इस पर बिल्कुल 90 डिग्री पर वो आपतित है। तो माना किसी पृष्ठ पर उसमें विकिरण लंबवत आपतित हो रही है तो हम विकिरणों का ऊर्जा घनत्व U और वेग c है, तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा का मान कितना होगा, UC होगा। ये हमने कल भी लास्ट वीडियो में बात की थी इसकी। तो आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत से, अब देखो आइंस्टीन के 2 सिद्धांत हैं मुख्य। यहाँ पे हम क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं। क्वांटम सिद्धांत जैसे अपने एक तो E बराबर mc स्क्वायर दिया था आइंस्टीन की जो प्रचलित समीकरण है, द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध जो है। और एक अपना जो प्लांक ने दिया था E बराबर h न्यू फोटोन से संबंधित, जो आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर है उसके अंदर। तो इन दोनों की सहायता से क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर होता है और एक E बराबर h न्यू होता है। इन दोनों ऊर्जा के बराबर है, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, रिलेशन अपना ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि E बराबर mc स्क्वायर और E बराबर क्या होता है, h न्यू। तो h न्यू बराबर क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से m का मान आ जाएगा h न्यू अपॉन c स्क्वायर। तो ये m का मान आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फोटोन का संवेग ज्ञात करेंगे। संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान अभी हमने ज्ञात किया h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू c। एक c से c क्रॉस हो जाएगा और बचेगा h न्यू अपॉन c। अब ये जो h न्यू है ये ऊर्जा ही है, इसको हमने क्या मान लिया, ओमेगा मान लिया सिंपल रखने के लिए। और ये एक फोटोन की क्या आई, ऊर्जा आई। समीकरण नंबर आ गई 1। अब हम क्या करते हैं कि पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित संवेग का मान कितना होगा। अब आपतित संवेग का मान यानी इकाई क्षेत्रफल, तो काफी सारे फोटोन्स आके गिरेंगे और एक फोटोन की ऊर्जा ओमेगा अपॉन c है, तो उन सब की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, समेशन से डिनोट कर दिया, P बराबर समेशन ओमेगा अपॉन c। तो ये जो समेशन ओमेगा है इसको हम पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा E के बराबर मानते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ओमेगा बराबर मान लिया E बटे C, और E का मान क्या था,
यू सी स्मॉल यू इंटू सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू सी अपॉन सी, सी से सी क्रॉस हो जाएगा और पी बराबर आ जाएगा यू। तो जिससे क्या पता लगता है कि पृष्ठ पर लंबवत आपतित विकिरण के लिए विकिरण दाब जो होता है वो ऊर्जा घनत्व के बराबर होगा। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे संवेग भी बताया, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो संवेग की चर्चा हो रही तब ये पी को दाब कहाँ से बोल दिया गया। सबसे पहले हमने कहा था कि जो संवेग में परिवर्तन होता है उसी के कारण विकिरण दाब लगता है। तो यहाँ पे जो संवेग में परिवर्तन है वही दाब का काम करता है। तो ये लंबवत आपतित विकिरण के लिए डेरिवेशन हो गया। और आपको याद रखना है कि जब विकिरण लंबवत आपतित होती हैं तो जो विकिरण दाब है वो क्या होता है, ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन आती है तिर्यक आपतित के लिए। तिर्यक आपतित विकिरण द्वारा विकिरण दाब या उत्पन्न दाब कितना होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको, एक वही पृष्ठ है लेकिन अब जो विकिरण है वो थीटा एंगल पे इस पे आ रही है और थीटा एंगल किसके साथ है, ऊर्ध्वाधर के साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो जब कोई हम कह सकते हैं कि जो सदिश हम मानते हैं, नॉर्मली सदिश की बात करें जो थीटा एंगल पे सदिश जब होता है किसी अक्ष के साथ है तो उसके दो घटक बांटे जाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो मैं यहाँ पर जब इसकी बात करूँगा तो ये घटक कौन सा होगा, ये कोस थीटा का घटक होगा, क्योंकि जिस अक्ष के साथ एंगल बनता है वो कोस थीटा वाला होता है और उसका दूसरा जो है वो होगा साइन थीटा का। तो यहाँ पे जो ये क्षैतिज वाला घटक होगा, यहाँ पे इसको अगर हम क्षैतिज बोले अपने कंडीशन के हिसाब से तो ये क्या होगा, साइन थीटा का होगा, जिसका अपने यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हम इसके साथ ऊर्ध्वाधर के साथ यानी कि पहले लंबवत पे आपतित थी तो उसी कंडीशन से थीटा एंगल पे आ रही हैं तो हम कोस थीटा वाला घटक यहाँ पर लेके चलेंगे। तो माना विकिरण लंबवत आपतित न होकर किसी थीटा कोण से आपतित हो रही हैं तो यदि ऊर्जा घनत्व U हो तो पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा का मान हमने मान लिया ई डैश, वो क्या होगा यू सी कोस थीटा होगा। पहले क्या था, ई था, ई बराबर था यू सी, अब वो सी नहीं है, सॉरी वो यू नहीं है बल्कि एक थीटा एंगल के साथ है तो वो घटक हो गया यू का ही, यानी ये यू ऊर्जा से आ रही है तो यू का ही घटक हो गया। कौन सा घटक हो गया, कोस थीटा। तो हो गया ई डैश, मान लिया मैंने उसको, ई डैश बराबर हो गया यू सी कोस थीटा। तो अतः विकिरणों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड दिया गया संवेग कितना होगा, संवेग होगा P बराबर ई डैश अपॉन सी। अभी हमने पीछे ज्ञात किया था P बराबर ई अपॉन सी। तो और ई डैश का मान कितना, यू सी कोस थीटा। तो सी से सी क्रॉस हो गया और क्या आ गया, यू कोस थीटा आ गया संवेग P बराबर। तो ये याद रखें आप, आगे काम आएगा ये। यू बराबर आ गया, सॉरी P बराबर आ गया यू कोस थीटा। अब इसका लंबवत घटक पृष्ठ पर दाब उत्पन्न करेगा तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड प्रदत्त किया गया संवेग पृष्ठ के लंबवत घटक होगा। अतः P डैश बराबर कितना होगा, P कोस थीटा। अभी हमने बात की P बराबर U कोस थीटा आया और जो P डैश है, क्योंकि पहले तो संवेग P था, अब ई डैश ऊर्जा के संगत वो संवेग है वो P डैश हो गया। P डैश बराबर क्या हुआ, P कोस थीटा। P का मान क्या था, U कोस थीटा, अभी हमने ज्ञात किया। तो P डैश बराबर क्या हुआ, U कोस थीटा डॉट कोस थीटा, यानी P डैश बराबर तिर्यक के लिए क्या गया, U कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि P जो था वो लंबवत के लिए था और यहाँ पे P डैश जो है वो तिर्यक की कंडीशन में है। तो लंबवत के लिए तो डायरेक्ट U कोस थीटा ही आया, लेकिन तिर्यक के लिए क्या आया, थीटा एंगल के साथ U कोस थीटा डॉट कोस थीटा और हो जाएगा तो ये हो जाएगा U कोस स्क्वायर थीटा। अतः विकिरणों द्वारा पृष्ठ पर उत्पन्न दाब के बराबर होगा ये। तो ये जो P है वो P डैश के बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो विकिरणों द्वारा ये दाब है, ये संवेग में परिवर्तन है, ये दोनों बराबर होंगे और तिर्यक के लिए ये U कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होंगे, जबकि लंबवत के लिए ये किसके बराबर होते हैं, यू सी के बराबर होते हैं। तो अब इसमें कंडीशन ये आती है कि यदि पृष्ठ आपकी पूर्णतः अवशोषक नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से विकिरणों को अवशोषित नहीं कर रही, तो आपतित विकिरणों का भाग A अवशोषित हो रहा है, R भाग परावर्तित हो रहा है और T भाग पारगमित हो रहा है, तो पृष्ठ द्वारा अनुभव किया गया दाब का मान कितना होगा। इसमें यह माना गया है कि पहले जैसे हमने कहा था कि एक बराबर क्या होता है, R प्लस A प्लस T होता है। इसमें ये परावर्तन गुणांक, ये अवशोषण गुणांक और ये पारगमन गुणांक होता है। अब इस कंडीशन में यह माना गया कि जो पारगमन गुणांक है वो 0 है, यानी वो बिल्कुल भी नहीं है और उसकी जगह कौन ले रहा है, परावर्तन गुणांक ले रहा है। तो इस कंडीशन में
कितना हो जाएगा यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे P बराबर इस समीकरण की मैं बात करूँ तो U डॉट 1 कोस स्क्वायर थीटा है। एक की वैल्यू मैंने ये रखी इस समीकरण के हिसाब से, और T के बराबर हमने R ही लिया, यानी परावर्तन है वो डबल हो रहा है, पारगमन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो A प्लस 2R आ गया यहाँ पर और कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो ये समीकरण आ जाती। तो यह माना गया कि पारगमित किरण पृष्ठ को कोई संवेग प्रदान नहीं करती है और परावर्तित किरण पृष्ठ को कितना संवेग प्रदान करती है, डबल संवेग प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है आपकी P बराबर यू ए प्लस 2R कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन है वो तिर्यक आपतित विकिरण के लिए लगने वाले दाब की इक्वेशन है। अब है विस्तृत विकिरण द्वारा उत्पन्न दाब, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी अच्छा इसका डेरिवेशन भी है। तो चलिए देखते हैं इसको। विस्तृत विकिरण द्वारा लगने वाला दाब, माना विकिरण जो है वो सभी संभव दिशाओं में आपतित हो रहे हैं और इसे ही क्या कहते हैं, विस्तृत विकिरण कहते हैं। सभी दिशाओं में आपतित होने के कारण इन्हें विस्तृत विकिरण कहते हैं। विस्तृत विकिरणों की अवस्था में पृष्ठ पर कुल विकिरण दाब कितना होता है। जैसे हमने तिर्यक के लिए बात की, तिर्यक में तो सिर्फ एक डायरेक्शन बताई हमने लंबवत के साथ थीटा कोण पर। अब प्रत्येक दिशा से ये आ रही हैं तो इन सब का समेशन हो जाएगा। तो समेशन यू कोस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सभी विकिरणों की जो आपतन की प्रायिकता वो समान होगी, यानी सभी प्रायिकता हर संभव दिशा से गिरेगी। ए की ऊर्जा घनत्व यू से वो गिरती हैं, इसलिए सभी विकिरणों के लिए यू का मान क्या होगा, समान होता है, बराबर होता है। तो हमारे पास P बराबर हो जाएगा यू समेशन कोस स्क्वायर थीटा। बात एक ही है, वही समीकरण है पीछे वाले, इसको यू आप अंदर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। समेशन यू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप इसको। तो समेशन जो कोस स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होगी, क्योंकि यू तो हम जानते हैं, यू तो मल्टीप्लाई में आएगा। हमें अब इस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, मुख्य अपना काम यही है, और ये करते ही अपने दाब इसका आ जाएगा। तो यू कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक अर्धगोला लेना पड़ेगा। उस अर्धगोले का पृष्ठ का एक अल्पांश हम भी लेंगे जिसका केंद्र बिंदु होगा O, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया। इस अर्धगोले के पृष्ठ पर कोई रिंग लेंगे हम, वल्य काटेंगे जिसकी त्रिज्या r sin थीटा और मोटाई है r d थीटा। अब देख लीजिए कि ये जो AB आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे एक अल्पांश है, इस अल्पांश का ये पॉइंट O है, और इसके चारों ओर इमेज कीजिए आप थोड़ी कि इसके चारों ओर एक अर्धगोला है, पूर्ण गोला नहीं है, अर्धगोला है। और अर्धगोले का एक रेडियस होगा, आपको पता है अर्धगोले का एक टोटल परिधि भी होगी। तो यहाँ से बिल्कुल जस्ट ऊपर, यहाँ से बिल्कुल जस्ट ऊपर है, इससे थीटा एंगल बनाता हुआ आपने एक चकती काटी PQRS दिखाई दे रही है आपको, PQRS। हम किसी एक रिंग या वल्ले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर हम लिमिट लगाने के बाद टोटल इस गोले के लिए जो पृष्ठीय जो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसकी सहायता से हम विकिरणों की दाब को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इस रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच में एंगल है डी थीटा, और इस डी थीटा एंगल है, आर इसकी त्रिज्या होगी, तो ये होगा इसका चाप। तो ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो चाप है ये आएगा आर डी थीटा, और ये त्रिज्या आर है। तो हम ये भुजा भी इसकी ज्ञात कर सकते हैं, जो इसकी रेडियस है वो रेडियस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर साइन थीटा लगा के हम ज्ञात कर सकते हैं, जो आएगी आर साइन थीटा। इसीलिए बोला गया कि आर साइन थीटा उसकी त्रिज्या, और मोटाई कितनी होगी, आर डी थीटा, ये इस वल्य की मोटाई है। तो हमारे पास जब त्रिज्या हो, मोटाई हो, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि इंटू मोटाई, और परिधि क्या होगी 2 पाई r होती है परिधि, लेकिन r बराबर हमारे पास त्रिज्या क्या है, r साइन थीटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई r साइन थीटा इंटू मोटाई r d थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r स्क्वेयर और साइन थीटा d थीटा, इक्वेशन नंबर हो जाएंगी 2। लेकिन ये तो सिर्फ एक वल्य की बात हुई, लेकिन इस पूरे अर्धगोले में तो काफ़ी सारी वल्य होंगी। तो यदि पृष्ठ पर n विकिरण आपतित हो रहे हैं तो रिंग के क्षेत्र से गुजरने वाले विकिरण पुंजों की संख्या मान ली मैंने dn, क्योंकि टोटल अगर n आ रहे हैं तो उसे एक रिंग से तो dn मान लिया, अल्पांश है वो छोटा सा टुकड़ा है, और पूरा जो पृष्ठ यहाँ पे एक अर्धगोले के रूप में है। तो माना अर्धगोले का पृष्ठ वो 2 पाई r स्क्वायर होगा, पूर्ण पृष्ठ तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, अर्धगोला है तो 2 पाई r स्क्वायर होगा।
और उस पर विकिरण आपतित एक समान विकिरण आपतित हो रहे हैं। तो इनकी संख्या dn की हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो टोटल ये रिंग का जो अपना ये क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल किसके अंदर से आया? ये एक अर्धगोले का भाग ही है, उसका एक भाग ही है। और अर्धगोले का टोटल कितना है? 2πr² है। तो ये आ जाएगा 2πr² साइन थीटा डी थीटा बटे 2πr² इंटू n, क्योंकि n कुल विकिरणों की संख्या है वो आपतित हो रहे हैं। तो 2πr² से 2πr² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे dn का मान आ जाएगा n साइन थीटा डी थीटा। अब पृष्ठ पर उत्पन्न कुल दाब हमें बताना है, तो P बराबर क्या आएगा? dna और समेशन u कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने अब उसका समेशन उसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। dn यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और dn की वैल्यू हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण 3 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा P बराबर nu समेशन साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिंपल रखने के लिए nu को हमने कैपिटल U से डिनोट कर दिया। तो हमारे पास आ गया P बराबर u समेशन साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें थीटा है और एंगल के हिसाब से हमें क्या करना होगा? इसको समाकलन करते हुए हल करना होगा। तो आप पहले ये देख लीजिए कि अर्धगोले में सभी रिंगों के लिए, क्योंकि हमने तो एक ही रिंग की बात की है, सभी रिंगों के लिए थीटा का मान है वो 0 से 90 डिग्री तक बदलता है। वो किस प्रकार से बदलता है? अभी हम चित्र पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जब आप बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे एक रिंग लोगे तो वो काफ़ी छोटी रिंग होगी और ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसके लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब आप रिंग यहाँ पे लोगे, यहाँ पे इस प्रकार से एक रिंग लोगे, तो उसके लिए थीटा जो है ये रेखाएं आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, बिल्कुल थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी 0 से 90 डिग्री तक आप जा सकते हैं रिंग के लिए। तो इक्वेशन 4 के अंदर हम क्या करेंगे? u कांस्टेंट है, 0 से π/2 लिमिट लगी, साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसको हल करते हैं, समाकलन करते हैं इसका। तो हमने मान लिया कि कोस थीटा बराबर है अपना x, तो इसका समाकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर आ जाएगा dx। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लिमिट भी हम चेंज कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? p बराबर माइनस के u और एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया और साइन थीटा डी थीटा क्या हो गया? dx। अब इसके साथ साथ लिमिट भी चेंज हो जाएगी। नीचे लिमिट थी 0, ऊपर लिमिट थी π/2। हमने कोस थीटा बराबर माना x, तो कोस 0 का मान होता है 1, तो नीचे लिमिट आ गई 1, और कोस 90 का मान होता है 0, तो ऊपर लिमिट आ गई 0। अब हम क्या करते हैं? अब हम ये माइनस का निशान हटाना चाहते हैं, तो लिमिट को पलट देंगे। 0 से 1 लिमिट कर दी हमने, एक्स स्क्वायर dx कर दिया, माइनस का निशान हट गया। समाकलन किया तो p बराबर आया u x³/3 0 से 1 और u x³/3 0 से 1, यानी कि आ गया u/3। तो p बराबर कितना है दाब? u/3 आया। इसका मतलब विसरित विकिरणों का जो दाब है p, वो विकिरणों के कुल ऊर्जा घनत्व के क्या होता है? 1/3 गुना होता है। तो ये आता है 1/3। और यदि पृष्ठ पूर्णतः परावर्तक हो, पूर्ण रूप से परावर्तक हो, यानी a बराबर भी 0 हो और t बराबर भी 0 और r बराबर हो 1, तो कितना आएगा? ये दाब जो है विसरित विकिरणों का, ये आएगा कुल ऊर्जा विकिरणों घनत्व जो है, कुल ऊर्जा विकिरण घनत्व उसका 2/3। तो इस प्रकार से ये 3 कंडीशंस के हमने अंदर विकिरण दाब को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर्षणिका विकिरण और किरचॉफ नियम की सहायता से बातों को पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। धन्यवाद।